हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस सीसीआई एजुकेशन नगरा के डिजिटल परिवार में। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि कल एक एडीसीए के मॉडल पेपर का क्लास चला था और उसी सीरीज में आज हम दूसरे दिन आप सभी के लिए एक और बहुत ही धमाकेदार एडीसीए का मॉडल पेपर या ये कह लीजिए कि एकदम हूबहू फाइनल पेपर के जैसा आप लोगों के लिए एक पेपर लेकर के आ चुके हैं। और इस पेपर को बिल्कुल अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा और सॉल्व कीजिए। हमारे आंसर बताने के पहले आप आंसर बताइए और पूरा अपने आप को चेक करिए। देखिए आपने आज अपनी तैयारी कितनी और ज़्यादा स्ट्रांग कर ली है। तो आज का ये पूरा का पूरा क्लास बहुत ही ज़्यादा शानदार होगा। बिल्कुल अंत तक आप हमारे इस क्लास के साथ बने रहिएगा और अपने सभी दोस्तों को इस वीडियो का लिंक भी जरूर भेजिएगा ताकि वो लोग भी जुड़ें और आज के क्लास को बिल्कुल डीपली पूरा लास्ट तक देखें और इसको समझने की कोशिश करें। साथ ही साथ मेरे बताने के पहले आंसर भी करते रहें। दोस्तों आज का जो क्लास होगा वो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है और मैं स्पेशली आप लोगों को एक चीज़ शुरू में ही कह दूं कि आज के क्लास के जितने भी प्रश्न हैं वो इतने यूनिक हैं कि आपकी परीक्षा में आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। तो चलिए आज के इस क्लास को बिना देर किए शुरू करते हैं और चलते हैं अपने इस इंपॉर्टेंट क्लास की तरफ। नमस्कार दोस्तों, मैं अभय पांडे सीसीआई एजुकेशन नगरा के इस डिजिटल क्लास में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों आज का जो क्लास होगा वो स्पेशली एडीसीए और डीसीए दोनों के ही मॉडल पेपर पर डिपेंड होगा। दोस्तों आज के जो इस क्लास के अंतर्गत हम क्वेश्चन लेकर के आए हैं, अगर आप डीसीए की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या फिर एडीसीए की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और आपका एग्जाम बिल्कुल नज़दीक आ चुका है तो यह मॉडल पेपर आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो बिल्कुल शुरुआत में ही आप पेन और कॉपी लेकर के बैठ जाइए, इंपॉर्टेंट फैक्ट नोट करते चलिएगा और साथ ही साथ आप कितना सही आंसर कर रहे हैं इसको भी लिखते चलिएगा ताकि आपको सही सही अंदाजा लग सके और अपनी तैयारी को और ज़्यादा स्ट्रांग कर सके। दोस्तों इसी तरह का लगातार कंटेंट मैं कुछ आपके लिए लगातार लाता रहूंगा, तो आप हमारे चैनल पर बने रहिए। रेड कलर के बटन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि नए नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलते रहें। तो चलिए चलते हैं सबसे पहले कैप्शन की तरफ। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को पता है कि जब मैं वीडियो शुरू करता हूं तो सबसे पहले मैं कैप्शन दे देता हूं और वो है अंतिम वार महाप्रहार। जी हाँ दोस्तों, यह जो कैप्शन है ये इतना ज़्यादा स्ट्रांग है कि आप किसी भी मैदान को फतह कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये आपका जो अंतिम टेस्ट है, आप जो अंतिम तैयारी कर रहे हैं, ये तैयारी आपको बहुत ही ज़्यादा आगे तक ले जाएगा। तो दोस्तों बिल्कुल अंतिम वार की तरह आप आज महाप्रहार कीजिए ताकि आप मैक्सिमम अपना आंसर सही करें। तो चलिए जितने भी लोग अब तक इस सेशन के साथ जुड़ चुके हैं, सबसे पहली बार आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और लगातार आप हमारे साथ इसी तरह से जुड़ते रहिए और मुझसे लगातार ऐसे कमेंट करके मोटिवेट करते रहिए ताकि मैं आप लोगों के लिए हमेशा मेहनत करता रहूं। दोस्तों काफ़ी थकान होने के बाद भी आप लोगों के लिए मैं यह चीज़ जो है क्लास कंटिन्यू कर पा रहा हूं और वो केवल और केवल इसलिए है ताकि आप लोगों का प्यार मुझे लगातार मिल रहा है। तो चलिए बिना देर किए चलते हैं अब सबसे पहले प्रश्न की तरफ। दोस्तों जैसा कि कल वाले क्लास में भी मैंने आप लोगों को समझा दिया था कि यहाँ पर जो इसमें निर्देश दिए गए हैं वो निर्देश बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक बार फिर से मैं आप सभी को समझा दे रहा हूँ कि यहाँ पर जितने भी प्रश्न आपको देखने को मिल रहे हैं वो सभी के सभी प्रश्न बहुत ही ज़्यादा यूनिक हैं और पूरा का पूरा पेपर 2 पार्ट में होगा। जो सबसे पहला पार्ट होगा यानी कि जो फर्स्ट पार्ट होगा उसमें आपको सभी प्रश्नों का उत्तर देना है। जी हाँ दोस्तों, फर्स्ट पार्ट के अंतर्गत आप हर एक प्रश्न का आंसर देंगे और उसमें जो पहला प्रश्न है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, यानी कि इस प्रश्न के अंदर कुल 10 प्रश्न आपको मिलेंगे और ये सभी के सभी प्रश्न इतने इंपॉर्टेंट हैं कि आप इनको आंसर जरूर करेंगे। जी हाँ दोस्तों, मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी आज सबसे ज़्यादा कमेंट करेंगे। तो चलिए एकदम पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं और आप तैयार रहिएगा पहले प्रश्न के लिए। दोस्तों जो पहला प्रश्न है बिल्कुल यूनिक क्वेश्चन है, कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई क्या है। जी हाँ दोस्तों, कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई की बात हो रही है। बीट है,
बाइट है, निबल है या फिर केबी है? दोस्तों जल्दी से अपना कमेंट कीजिए और बताइए कि आज के इस पहले प्रश्न का राइट आंसर क्या है। दोस्तों आप सभी जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, चाहे वो जो भी है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और आप सबको बता दें कि यहाँ पर जो सबसे पहले प्रश्न का जो आंसर राइट होगा वो यहाँ पर हो जाएगा, सबसे मेमोरी की छोटी इकाई होती है बीट। जी हाँ दोस्तों, बीट जो है वो सबसे छोटी इकाई होती है और वो आपके कंप्यूटर मेमोरी का सबसे छोटा इकाई। दोस्तों अगर मैं इसको एक बार आप सभी के लिए रिपीट कर दूं तो कंप्यूटर की सबसे छोटी मेमोरी की इकाई जो होती है वो बीट होती है। इसे हम लोग बाइनरी डिजिट कहते हैं और इसमें 2 अंक आते हैं, एक 0 और दूसरा 1। इसके अलावा उससे बड़ा यानी बीट से बड़ा जो होता है वो होता है निबल। 4 बीट मिलते हैं तो एक निबल बनता है और निबल से बड़ा होता है बाइट और बाइट से बड़ा होता है केबी। तो यहाँ जो 4 ऑप्शन है इसमें सबसे छोटी इकाई बीट है, बीट के बाद निबल, निबल के बाद बाइट और बाइट के बाद फिर केबी है। दोस्तों केबी के बाद एमबी, जीबी, टीबी, पीबी, इस तरह से बहुत सारे मेजरमेंट हैं और सबसे बड़ा जो मेमोरी मेजरमेंट है वो है जियो बाइट। तो आप इसे भी याद रखिएगा। अब चलेंगे सेकंड क्वेश्चन के तरफ। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सेकंड। रिप्लेस कमांड की सहायता से डॉक्यूमेंट में दी गई कौन कौन सी चीजों को बदला जा सकता है? जी हाँ दोस्तों, अगर आप रिप्लेस कमांड का यूज करते हैं तो डॉक्यूमेंट में आप क्या क्या चेंजिंग कर सकते हैं? टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग को आप चेंज कर सकते हैं, फुट नोट या इंड नोट को चेंज कर सकते हैं, हेडर या फुटर को चेंज कर सकते हैं, या ऑल ऑफ द अबव यानी कि सभी को आप चेंज कर सकते हैं। तो जल्दी से अपना कमेंट कीजिए और बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों जो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। यानी कि आप जब रिप्लेस कमांड का यूज करेंगे तो आप इसकी सहायता से टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग भी आप चेंज कर देंगे, हेडर फुटर यानी फुट नोट और इंड नोट की भी चेंजिंग कर सकते हैं, हेडर फुटर की भी चेंजिंग कर सकते हैं। तो ये सब कुछ बदला जा सकता है। तो इस वजह से राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। दोस्तों रिप्लेस का जो कार्य होता है वो होता है किसी भी टेक्स्ट को किसी दूसरे टेक्स्ट में बदलना। दोस्तों फाइंड की सहायता से हम लोग टेक्स्ट को ढूंढने का काम करते हैं और रिप्लेस की सहायता से हम लोग बदलने का काम करते हैं। तो लगातार इसी तरह से आप लोग कमेंट करते रहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और अगला जो प्रश्न है वो है निम्न में से किस स्थान पर टास्क बार को लॉक नहीं किया जा सकता है? दोस्तों जो टास्क बार सबसे नीचे पतली पट्टी होती है, मैं दिखा देता हूं, ये देखिए आप नीचे पतली पट्टी टास्क बार दिख रही है और ये जो है किस लोकेशन पर आप इसे लॉक नहीं कर सकते हैं? तो दोस्तों ऑप्शन का आंसर यहां पे ऑप्शन दिए हुए हैं आंसर के लिए, अप, डाउन, सेंटर या फिर राइट। तो दोस्तों जल्दी से अपना कमेंट कीजिए और बताइए इसका राइट आंसर क्या है। दोस्तों यहां पर जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा सेंटर। दोस्तों जो आपका टास्क बार है, इस टास्क बार को आप लेफ्ट में कर सकते हैं, राइट में कर सकते हैं, टॉप और बॉटम में कर सकते हैं, जबकि कभी भी उसे सेंटर में आप नहीं कर सकते और जब सेंटर में होगा नहीं तो वहां लॉक भी नहीं होगा, जबकि आप अप, डाउन, राइट एंड लेफ्ट कहीं पर भी इसे लॉक कर सकते हैं। एक और बात याद रखेंगे कि जो टास्क बार है ये डिफॉल्ट में यानी अपने आप बॉटम में खुलता है और वहां जो है आपको हमेशा दिखाई देता है। इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो हमारा है वो है एसेसरीज से रिलेटेड। दोस्तों एसेसरीज ग्रुप के अंतर्गत आने वाले किस ऑप्शन की सहायता से स्क्रीनशॉट किया जाता है? दोस्तों स्क्रीनशॉट अगर करना है तो यहां पर जो है आप क्या करेंगे, स्टिकी नोट की हेल्प लेंगे, प्रिंट स्क्रीन की हेल्प लेंगे, स्क्रीनशॉट की हेल्प लेंगे या फिर स्निपिंग टूल की आप हेल्प लेंगे। तो दोस्तों यहां पर आपको एसेसरीज ग्रुप के अंतर्गत आने वाले ऑप्शन की सहायता लेनी है और स्क्रीनशॉट का काम करना है। तो दोस्तों आपको बताना है क्या है राइट आंसर। दोस्तों अगर यहां पर बिल्कुल ध्यान से आप समझिएगा, एसेसरीज ग्रुप के अंतर्गत आने वाले ऑप्शन की सहायता से आप स्क्रीनशॉट करते हैं, वो तो एक स्क्रीनशॉट का भी फीचर है और एक स्निपिंग टूल का भी फीचर है। दोस्तों ये प्रश्न हमने जानबूझ के यहां पर दिया हुआ है ताकि मैं आपको एक्सप्लेन कर सकूं। स्निपिंग टूल अगर आप पुराना वर्जन चला रहे हैं यानी कि विंडोज 7 का वर्जन आप चला रहे हैं तो आपको स्निपिंग टूल की सुविधा मिलती है जहां से आप किसी भी निर्धारित एरिया का स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, जबकि आप नए वर्जन में
में यानी विंडोज़ के 11 वर्जन में आपको स्क्रीनशॉट करने की सुविधा मिलती है और यहाँ से आप बड़े आसानी के साथ स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर विंडोज़ के नए वर्जन के अकॉर्डिंग आपको आंसर नोट करा देता हूँ, वो है स्क्रीनशॉट ऑप्शन। जी हाँ दोस्तों, स्क्रीनशॉट ऑप्शन की मदद से आप आसानी से स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। और अगर पुराना वर्जन है तो आपको स्निपिंग टूल का इस्तेमाल करना होगा। दोस्तों एक और खास फैक्ट जो आप लोग अपने नोटबुक पे नोट करिए वो ये कि यदि आप विंडोज 11 वर्जन चला रहे हैं और वहां पर आप स्क्रीनशॉट करना चाहते हैं तो विंडो शिफ्ट और एस बटन, जी हां दोस्तों, विंडो शिफ्ट और एस बटन का इस्तेमाल करके और स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और ये प्रश्न तो बिल्कुल यूनिक है। इतनी बार ये प्रश्न पूछा गया है कि हम अपने मॉडल पेपर में, हर दूसरे तीसरे मॉडल पेपर में जरूर रखते हैं। एमएस वर्ड में बाय डिफॉल्ट लाइन स्पेसिंग कितना होता है? जी हाँ दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यदि आप चला रहे हैं तो उसमें डिफॉल्ट में लाइन स्पेसिंग कितना होता है? 1.5, 1.15, 1.0 और 1.75। तो दोस्तों जल्दी से अपना कमेंट कीजिए और बताइए कि यहां पर राइट आंसर क्या होगा। दोस्तों यहां पे जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा 1.15। ये जो है बाय डिफॉल्ट में लाइन स्पेसिंग होता है। चलिए मैं आपको दिखा देता हूं। हम चूंकि ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ही हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो हम होम टैब में चलते हैं और होम टैब में आपको लाइन स्पेसिंग का पैराग्राफ ग्रुप के अंतर्गत फीचर मिल जाता है और जैसे इस पे आप क्लिक करेंगे तो यहां पर देखिए 1.0 हमने सेट कर रखा है, जबकि इसका डिफॉल्ट में 1.15 जो है वो लाइन स्पेसिंग होता है। यहां हमने 1.0 जो है अपने पेज के लिए ताकि सही से फिट कर सकूं इसके लिए मैंने सेट कर रखा है, जबकि आप जब भी अपना माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन करेंगे तो वहां पे डिफॉल्ट जो लाइन की स्पेसिंग मिलेगी वो मिलेगा 1.15। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है एमएस एक्सेल में किसके माध्यम से सेल फॉर्मेटिंग का कार्य किया जाता है? जी हाँ दोस्तों, एमएस एक्सेल अगर आप चला रहे हैं और वहां सेल की फॉर्मेटिंग करनी है यानी सेल में कोई चेंजिंग करना है तो आप क्या करेंगे? कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज करेंगे, फिल हैंडल का यूज करेंगे, फॉर्मेट पेंटर का यूज करेंगे या फिर कट एंड पेस्ट का यूज करेंगे? चलिए जल्दी से बताइए कि सेल फॉर्मेटिंग के लिए आप क्या करेंगे एमएस एक्सेल में। दोस्तों यहां पर एमएस एक्सेल में एक फीचर आपको मिलता है कंडीशनल फॉर्मेटिंग का, और कंडीशनल फॉर्मेटिंग से आप सेल की फॉर्मेटिंग बहुत ही सुविधाजनक कर सकते हैं। दोस्तों मैं आपको दिखा देता हूं, एमएस एक्सेल प्रोग्राम हमने ऑलरेडी ओपन कर रखा है और एमएस एक्सेल के होम टैब में आपको स्टाइल नाम का ग्रुप मिलता है और यहीं पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग की आपको सुविधा मिलती है, जहां पर आप सेलों को बड़े आसानी के साथ फॉर्मेट कर सकते हैं। तो दोस्तों कंडीशनल फॉर्मेटिंग बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ और अगला क्वेश्चन हमारा है एमएस पावर पॉइंट में जो फर्स्ट स्लाइड पर बाय डिफॉल्ट कितना प्लेस होल्डर मौजूद होता है? दोस्तों अगर आप पावर पॉइंट चला रहे हैं और जो सबसे पहली आपकी स्लाइड होगी तो उस पर कुल कितने प्लेस होल्डर मौजूद होते हैं? 1, 2, 3 या फिर 4? चलिए जल्दी से अपना कमेंट कीजिए और बताइए कि यहां पर इसका राइट आंसर क्या होगा। दोस्तों यहां पर जो है राइट आंसर आपका हो जाएगा, मैं यहां पर थोड़ा सा चेंजिंग किया हूं फूटर के अंदर। दोस्तों यहां पर जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा यहां पर 2। दोस्तों प्लेस होल्डर की संख्या जो है 2 होती है और वो होती है पावर पॉइंट के अंतर्गत। पावर पॉइंट के अंतर्गत जो प्लेस होल्डर होता है इसकी संख्या 2 होती है। दोस्तों आपको कुछ यहाँ पर और जानकारी दे दें कि जो पावर पॉइंट होता है इसमें जो सबसे पहली स्लाइड है उसे हम लोग टाइटल स्लाइड कहते हैं और टाइटल स्लाइड पर 2 बॉक्स बने होते हैं और उन्हीं बॉक्स को प्लेस होल्डर के नाम से जाना जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, बिल्कुल यूनिक क्वेश्चन। एमएस एक्सेस में अटैचमेंट डाटा के अंतर्गत कितना डाटा जोड़ा जा सकता है? दोस्तों अटैचमेंट डाटा जो होगा एमएस एक्सेस प्रोग्राम में उसमें कितना डाटा आप अटैच कर सकते हैं? 1 MB का, 1 GB का, 1 KB का या फिर 1 YB का? चलिए जल्दी से अपना कमेंट कीजिए और बताइए यहां पर राइट आंसर क्या है। दोस्तों यहां पर जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा
ऑप्शन नंबर सी 1 GB। दोस्तों आज जो है आप लोगों की ऊर्जा और अच्छे से आए, आप लोग लगातार कमेंट करते रहें, आपके कमेंट देख करके बहुत अच्छा लगता है। और सबसे अच्छी बात तो ये कि कल जो आप लोगों ने वीडियो में जिस तरह से आप लोगों ने कमेंट किया वो मुझे देख करके बहुत अच्छा लगा। लगातार आप लोगों का सपोर्ट मिलता रहा तो मैं आप लोगों के लिए अगले कई दिनों तक लगातार वीडियो बनाता रहूंगा। दोस्तों अगला जो प्रश्न है वो है, पेजमेकर के माध्यम से कौन सा कार्य नहीं किया जा सकता है, यानी पेजमेकर कौन सा वर्क नहीं कर सकता है? टेक्स्ट एडिटिंग, पेज क्रिएशन, एड पिक्चर या मल्टी कलर्ड एंड 3D इफेक्ट। दोस्तों जल्दी से अपना कमेंट कीजिए और बताइए पेजमेकर के बारे में। दोस्तों पेजमेकर एक ऐसा एप्लीकेशन है जो कि मल्टी कलर्ड और 3D इफेक्ट का फीचर आपको नहीं दे पाता है। दोस्तों यहाँ पर एक सिंपल कलर आप कर सकते हैं, पिक्चर ऐड कर सकते हैं, पेज क्रिएट कर सकते हैं, टेक्स्ट की एडिटिंग भी कर सकते हैं, लेकिन 3D इफेक्ट लगाना, मल्टी कलर्ड करना ये पेजमेकर की खासियत नहीं है। तो यहाँ पर आप पेजमेकर में ये काम आप नहीं कर सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, यानी पहले प्रश्न के बिल्कुल अंतिम प्रश्न पे, और वो है एडोब पेजमेकर से ही रिलेटेड। दोस्तों एडोब पेजमेकर में फोर्स जस्टिफाई ऑप्शन का शॉर्टकट की क्या है? फोर्स जस्टिफाई का शॉर्टकट की कंट्रोल शिफ्ट जे, कंट्रोल के, कंट्रोल शिफ्ट एफ या फिर कंट्रोल जे। जल्दी से अपना कमेंट कीजिए, बिल्कुल सावधानी से कमेंट कीजिएगा और इसके बाद से अपना राइट आंसर बताइए। दोस्तों यहाँ पे जो राइट आंसर है वो हो जा रहा है ऑप्शन नंबर सी, कंट्रोल शिफ्ट एफ। कंट्रोल शिफ्ट एफ से हम लोग फोर्स जस्टिफाई करते हैं। दोस्तों यहाँ पर कुछ आपको विशेष फैक्ट बता दें, केवल पेजमेकर यह सुविधा आपको देता है कि आप जो है आसानी से फोर्स जस्टिफाई का भी काम कर सकते हैं। फोर्स जस्टिफाई में होता क्या है कि आपकी जो लाइन का कंटेंट होता है उसे इतना बढ़ा दिया जाता है कि वो पूरे के पूरे लाइन को कवर कर ले। जैसे कि यहाँ पर ये सेंटेंस खत्म हो रहा है और अगर हम फोर्स जस्टिफाई का प्रयोग किए होते तो इन सभी टेक्स्ट को इतनी स्पेसिंग दे देता कि ये लाइन के अंत तक आ जाते। तो फोर्स जस्टिफाई खींच करके लाइन के अंत तक पहुंचा देता है और इसका शॉर्टकट कंट्रोल शिफ्ट एफ होता है। दोस्तों पेजमेकर के अंतर्गत आपको 5 प्रकार के जो है अलाइजमेंट देखने को मिल जाते हैं, जिसमें कि लेफ्ट, सेंटर, राइट, जस्टिफाई और फोर्स जस्टिफाई मिलता है। तो आई होप कि ये 10 प्रश्न आप लोगों के बिल्कुल सही होंगे। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ, यानी क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें आपको स्टेटमेंट देखने को मिलेगा क्वेश्चन नंबर 2 में, और ये स्टेटमेंट या तो ट्रू होंगे या फिर फॉल्स होंगे। आपको पहचानना है कि कौन सा सेंटेंस ट्रू है, कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, और उसको ट्रू और जो गलत होगा उसको फॉल्स कर देना है आपके आंसर शीट पे। तो इसमें भी टोटल 10 क्वेश्चन होंगे और एक एक सेंटेंस को ध्यान से पढ़ना है और ट्रू फॉल्स पहचानना है। चलिए पहले सेंटेंस की तरफ चलते हैं। वर्ल्ड फर्स्ट कंप्यूटर नेम इज सिद्धार्थ। आपको बताना है क्या दुनिया का सबसे पहला कंप्यूटर सिद्धार्थ है? ट्रू है या फिर फॉल्स है? जल्दी कमेंट कीजिए। दोस्तों यहाँ पर जो पहला ये सेंटेंस है ये पूरी तरह से फॉल्स है। दुनिया का नहीं, भारत का पहला कंप्यूटर सिद्धार्थ है। वर्ल्ड का पहला कंप्यूटर अबाकस है, जिसे गिनतारा कहते हैं। कोई अबेकस भी इसका प्रोनाउंस करता है। तो यहाँ पर दुनिया का पहला जो कंप्यूटर है वो सिद्धार्थ नहीं है, तो पूरी तरह से फॉल्स हो जाएगा। अगर यही इंडिया होता तो यही सेंटेंस ट्रू हो जाता। अब चलते हैं नेक्स्ट लाइनर की तरफ, और वो है फ्लॉपी डिस्क का दूसरा नाम डिस्केट है। आपको बताना है ये सेंटेंस ट्रू है या फिर फॉल्स है। दोस्तों जो फ्लॉपी डिस्क है इसे हम डिस्केट कहते हैं और इसकी स्टोरेज कैपेसिटी बहुत ही कम होती है। तो ये सेंटेंस जो है वो पूरी तरह से सही हो जाएगा। फ्लॉपी डिस्क का दूसरा नाम डिस्केट है। अब चलेंगे नेक्स्ट पे, और यहां देखिए लिखा है विंडोज 7 2008 में बना था। आपको बताना है कि विंडोज 7 2008 में बना था या फिर नहीं। जल्दी से कमेंट कीजिए और बताइए कि विंडोज 8 कब बना था। दोस्तों जिनको भी पता हो कि विंडोज 8 कह रहा था, विंडोज 7 कब बना है, आप जल्दी से कमेंट कीजिए। सबसे पहले तो बता दें कि ये पूरा का पूरा सेंटेंस जो है वो गलत है, यानी ये लाइनर फॉल्स है। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि विंडोज 7 जो है ये 2009 में बना था। अब चलेंगे हम लोग नेक्स्ट लाइनर के तरफ, और ये है MS ऑफिस के कंट्रोल C का अर्थ
किसी अक्षर को मिटाना होता है? जल्दी बताइए। ऑफिस में अगर आप कंट्रोल सी करते हैं तो क्या आप किसी अक्षर को मिटा देते हैं? ट्रू है या फिर फॉल्स है? जल्दी कमेंट करें। दोस्तों यहां पर जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा फॉल्स, क्योंकि कंट्रोल सी किसी कंटेंट को कॉपी करने के लिए इस्तेमाल होता है, मिटाने के लिए नहीं। तो ये जो है लाइनर पूरी तरह से गलत हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट लाइनर की तरफ। बहुत यूनिक है और नाम है इसका एमएस वर्ड में ब्राउज बटन का शॉर्टकट की अल्ट कंट्रोल होम होता है। दोस्तों ब्राउज बटन की यहां पे बात हो रही है। मैं आपको बिल्कुल प्रैक्टिकली दिखाऊंगा कि ब्राउज बटन कहां होता है और उसका शॉर्टकट क्या है। पहले बताइए कि इसका ये ट्रू है या फिर फॉल्स है। दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ट्रू। और मैं आपको दिखा दूं कि यहां पर जो आपको वर्टिकल स्क्रॉल बार दिख रहा है, यहीं पर बीच में ये जो सर्कल जैसा दिख रहा है, इसको ब्राउज बटन कहते हैं। और इसका शॉर्टकट यहां नीचे लिख के दिख रहा है अल्ट कंट्रोल होम। तो अल्ट कंट्रोल होम ये ब्राउज बटन का शॉर्टकट है। ये लाइनर पूरी तरह से ट्रू है। अब चलते हैं नेक्स्ट लाइनर पे और वो है पीडीएफ का पूरा नाम। दोस्तों पीडीएफ का पूरा नाम यहां पर आपसे पूछा गया है कि पीडीएफ का पूरा नाम पोर्टेबल डाटा फाइल होता है। आपको बताना है क्या ये सेंटेंस सही है या फिर गलत है। पीडीएफ का पूरा नाम पोर्टेबल डाटा फाइल होता है। दोस्तों पीडीएफ जो है यह इसका पूरा नाम पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फाइल होता है या पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट होता है। तो डाटा नहीं होता है, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फाइल या पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट होता है। तो यहां पर पोर्टेबल डाटा फाइल दिया है, इस वजह से यह लाइनर भी फॉल्स है। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे और ये दिया है सीडी रोम में डाटा पीट्स के रूप में स्टोर होता है। दोस्तों आपको पहचानना है कि ये लाइनर सही है या गलत है। सीडी रोम में डाटा पीट्स के रूप में स्टोर होता है, ये लाइनर सही है या गलत है? दोस्तों सीडी जो होता है ये एक सर्कल डिस्क होता है जिसे हम कॉम्पैक्ट डिस्क कहते हैं। और सीडी के अंतर्गत जो डाटा होते हैं वो पीट्स के रूप में स्टोर होते हैं। इसी वजह से यह लाइनर जो है वो पूरी तरह से ट्रू हो जाएगा। अब चलेंगे नेक्स्ट लाइनर पे। प्रिंटर की गति पीपीएम यानी पेज पर मिनट और क्वालिटी डीपीआई यानी डॉट पर इंच में मापते हैं। आपको बताना है क्या ये सही है या फिर गलत है। दोस्तों ये जो लाइनर है पूरी तरह से सही है। प्रिंटर की जो गति होती है हमेशा पेज पर मिनट में मापा जाता है, जबकि उसकी क्वालिटी को डीपीआई यानी डॉट पर इंच में मापने का काम करते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट लाइनर पे और यहां दिया है पेजमेकर में अनग्रुप ऑब्जेक्ट्स का शॉर्टकट की कंट्रोल शिफ्ट यू होता है। दोस्तों आपको बताना है कि ये लाइनर सही है या गलत है। पेजमेकर एप्लीकेशन में अनग्रुप ऑब्जेक्ट का शॉर्टकट की क्या होता है? दोस्तों मैं आपको सीधे दिखा देता हूं और उससे आप फिर अंदाजा लगा दीजिएगा कि यह जो है लाइनर सही है या गलत। इसके लिए हम लोग चलते हैं एलिमेंट मेन्यू के अंतर्गत और यहां पर देखिए अनग्रुप ऑप्शन दिया हुआ है और इसका शॉर्टकट शिफ्ट कंट्रोल जी है। शिफ्ट कंट्रोल जी। और यहां पर आपका जो प्रश्न दिया है वो दिया है कंट्रोल शिफ्ट यू, यानी कि ये लाइनर जो है वो पूरी तरह से गलत हो जाएगा। तो पेजमेकर के अंतर्गत अनग्रुप का शॉर्टकट कंट्रोल शिफ्ट जी होता है। तो ये जो है रॉन्ग आंसर यानी कि फॉल्स हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट और अंतिम लाइनर की तरफ। स्कैनर एक आउटपुट साधन है। क्या ये लाइनर सही है या गलत है? जल्दी से अपना कमेंट कीजिए। स्कैनर के बारे में बात हो रही है कि स्कैनर एक आउटपुट साधन है। दोस्तों स्कैनर जो है एक तरह का इनपुट साधन है और स्कैनर दो तरह के बाजार में मिलते हैं। वॉइस स्कैनर होता है और एक इमेज स्कैनर होता है। तो स्कैनर इनपुट साधन है तो यह लाइनर भी आपका फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि यहां स्कैनर को आउटपुट साधन बताया जा रहा है। अब चलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और यह क्वेश्चन जो है बिल्कुल यूनिक प्रश्न है और वो है मैच टेबल का। दोस्तों यहां पर एक्स कॉलम वाले कंटेंट को वाई कॉलम के कंटेंट के साथ आपको मैच करना है। दोस्तों इस प्रश्न को करने के लिए आपको दोनों कॉलम पूरी तरह से दिखाई देने चाहिए, इसलिए मैं थोड़ा सा पेज की जूमिंग को कम करूंगा ताकि आप आसानी से इन दोनों कॉलम्स को देख सकें और उसके बाद अंदाजा लगा सकें कि कौन सा किसके साथ मैच कर रहा है।
दोस्तों यहाँ पर पूरी तरह से मैं पेज को अच्छे से फिट कर देता हूँ ताकि आप आसानी से इसको समझ सकें और उसके बाद फिर अपना आंसर करें। यहाँ पर आप देख लेंगे कि कॉलम एक्स है जिसमें कुल 10 प्रश्न दिए गए हैं और कॉलम वाई में भी इसके आंसर दिए गए हैं। आपको पहचानना है कि कौन किसके साथ मैच करेगा। दोस्तों यहाँ पर जो है आपको मैंने केवल एक एक्स्ट्रा जो है शॉर्टकट दे रखा है, जबकि जो फाइनल पेपर आपको मिलेगा उसमें आपको 3-4 और एक्स्ट्रा करके आपको ऑप्शन दिए जाएंगे ज़्यादा कंफ्यूज करने के लिए। यहाँ पर तो केवल मैंने एक कंफ्यूज करने के लिए एक्स्ट्रा दिया है, आपको वहाँ पर जो है कई सारे कंफ्यूज करने के लिए शॉर्टकट मिल जाएंगे या ऑप्शन मिल जाएंगे, तो आप बिल्कुल परेशान मत होइएगा। दोस्तों इसको करने के पहले हम आपको समझा दें कि इसमें आप किसी भी एक प्रश्न को पढ़ने के बाद आप इधर वाई कॉलम में दिए हुए सभी ऑप्शनों को ध्यान से पढ़ लें और जो बिल्कुल सटीक लगेगा उसी के साथ आपको इसे मैच करना होगा। जैसे सेलेक्ट ऑल ऑप्शन की यहाँ पे बात हो रही है। अब आप देखेंगे सेलेक्ट ऑल, क्या इसका कहीं कुछ शॉर्टकट दिया है या फिर इसके बारे में किसी ग्रुप का नाम दिया है? तो दोस्तों यहाँ पे कोई शॉर्टकट नहीं दिया है। सेलेक्ट ऑल जो ऑप्शन है वो एडिटिंग ग्रुप में आता है। तो यहाँ पर आपको मैं दिखा भी देता हूँ, होम टैब के अंतर्गत एडिटिंग ग्रुप में आपको सेलेक्ट ऑल नाम का ऑप्शन मिलता है। तो इसको हम लोग सेलेक्ट ऑल को मिला देंगे एडिटिंग ग्रुप के साथ, यानी 3.1 को हम जी के साथ मैच करेंगे। दोस्तों इसी तरह से फुट नोट की बात हो रही है कि फुट नोट यहाँ पर क्या है या उसके शॉर्टकट्स की बात हो रही है। तो दोस्तों यहाँ पर फुट नोट जो है यहाँ हो सकता है उसके शॉर्टकट की बात हो रही है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ, फुट नोट आपको रेफरेंस टैब के अंतर्गत मिलता है और यहाँ आप देखेंगे अल्ट कंट्रोल एफ दिया है और यहाँ पर आप देखिए अल्ट कंट्रोल एफ जो है आपको जे के साथ मिल रहा है, यानी कि फुट नोट का शॉर्टकट पूछा गया और फुट नोट का शॉर्टकट होता है अल्ट कंट्रोल एफ। अब पेज ओरिएंटेशन की बात हो रही है। दोस्तों पेज ओरिएंटेशन जो होते हैं ये पोर्ट्रेट और लैंडस्केप होते हैं और ये देखिए टाल एंड वाइड लिखा है। पेज मेकर के अंतर्गत जो ओरिएंटेशन होता है वो टाल और वाइड के नाम से होता है। तो पेज ओरिएंटेशन को आप मैच कर देंगे टाल एंड वाइड से, क्योंकि और कोई भी ऐसा ऑप्शन इससे रिलेटेड आपको नहीं दिख रहा है। इसी तरह से स्विच यूज़र दिया है। स्विच यूज़र का यहाँ पर जो है देख लेते हैं, ये देखिए विंडो एल दिया है, यानी कि स्विच यूज़र का शॉर्टकट यहाँ दिया गया है। तो स्विच यूज़र को आप एच के साथ यानी विंडो एल के साथ आप मैच कर लेंगे। इसी तरह सेल के बारे में दिया है और सेल का यहाँ देखिए कुछ डिजिट्स हमें लग रहा है इसकी संख्या दिया है। तो दोस्तों यहाँ पर जो है ये सेल जो है 17 17 98 69 184 यानी 17179869 के साथ आपको मैच करना है। ये जो है विंडोज़ के 7 वर्जन में, यानी विंडोज़ के अंतर्गत जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा बनाया गया ऑफिस है उसके एक्सेल के 7 वर्जन में आपको सेल की संख्या इतनी देखने को मिल जाती है। अब कंबाइंड की बात करते हैं। दोस्तों कंबाइंड जो है यह एक तरह का टूल है कोरल ड्रा में और इसका शॉर्टकट जो है वो यहाँ पर हो जाएगा कंट्रोल एल। तो दोस्तों इसको आप डी के साथ मैच कर लेंगे, कंट्रोल एल जो कंबाइंड का शॉर्टकट होगा। इसके अलावा स्मार्ट आर्ट दिया हुआ है। दोस्तों स्मार्ट आर्ट जो है यह एक तरह का ऐसा फीचर है, यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ स्मार्ट आर्ट के बारे में। तो ये देखिए इंसर्ट टैब के अंतर्गत आपको स्मार्ट आर्ट का फीचर मिल रहा है और ये जो है अलग अलग तरह के ग्राफिक्स को विजुअलाइज करने के लिए, डिज़ाइन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों स्मार्ट आर्ट जो है आपको मिल जाता है डिजाइनिंग वगैरह के लिए। और यहाँ पे स्मार्ट आर्ट ये देखिए इलस्ट्रेशन ग्रुप के अंतर्गत आता है। एक बार फिर से मैं आपको दिखा दूँ, स्मार्ट आर्ट आपको इलस्ट्रेशन ग्रुप के अंतर्गत देखने को मिलता है और स्मार्ट आर्ट को आप इसके साथ आप मैच कर लेंगे। इसके अलावा यहाँ पर आपको मिल रहा है जस्टिफाई का शॉर्टकट यहाँ पर देखने को मिल रहा है कंट्रोल जे। तो जस्टिफाई को आप कंट्रोल जे के साथ मैच कर लेंगे। इसके अलावा जो है नेक्स्ट आपको ऑटो शम मिल रहा है। ऑटो शम से रिलेटेड अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर ये मिल रहा है अल्ट इक्वल। ऑटो शम का शॉर्टकट होता है अल्ट इक्वल, तो आप ऑटो शम को अल्ट इक्वल के साथ मैच करेंगे। और लास्ट यहाँ पे मिल रहा है टास्क मैनेजर। दोस्तों टास्क मैनेजर का हमें लगा ये शॉर्टकट इसका दिया हुआ है कंट्रोल शिफ्ट एस्केप। ये जो होता है टास्क मैनेजर का शॉर्टकट होता है। तो आप
3.10 को बी के साथ मैच कर देंगे। दोस्तों जब भी आप कभी इस प्रश्न को सॉल्व करिएगा तो मैं आपको ज़रूर कहूँगा कि कॉलम एक्स को कॉलम वाई के पूरे ऑप्शनों के साथ आप मैच करिएगा और बिल्कुल इत्मीनान से आप मैच करके जो सबसे सटीक आंसर होगा ये करिएगा, तो आप निश्चित तौर पर इनके सभी प्रश्नों को सॉल्व कर पाएंगे। दोस्तों अब हम लोग चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ, यानी क्वेश्चन नंबर 4, जो कि फिल इन द ब्लैंक है। यहाँ पर फिर से मैं जूमिंग को बढ़ा लेता हूँ ताकि अब आपको बिल्कुल अच्छे से दिखाई दे। दोस्तों फिल इन द ब्लैंक में आपको कुछ फुल फॉर्म और साथ ही साथ कुछ ऐसे ऑप्शन शॉर्टकट्स वगैरह दिए गए हैं जिनको फिल करना है। सबसे पहला लाइनर यहाँ दिया है LED का फुल फॉर्म। दोस्तों LED एक तरह का मॉनिटर है और इसका फुल फॉर्म होता है लाइट इमिटिंग डायोड। आप जो है दोस्तों इसको चाहे तो नोट करते चलिए। LED का फुल फॉर्म होता है लाइट इमिटिंग डायोड। और CPU की गति पूछी गई है। दोस्तों CPU जो होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और इसकी गति मापी जाती है मेगा हर्ट्ज में। आप लोग भी लगातार अपने कमेंट करते रहिए। कल जो है कमेंट करते समय मनीष, इसके अलावा हिमांशु और साथ ही साथ विक्की और रोहित, आप चारों ने तो बिल्कुल कमाल कर दिया था। इसके अलावा और भी बहुत सारे बच्चे जो है, अभिषेक थे, इसके अलावा अलका थी, और भी बहुत सारे बच्चे थे जिनका मैं अभी नाम नहीं ले पा रहा हूं। आप लोगों ने कल बहुत अच्छा कमेंट किया, बहुत लगातार आप लोगों के सही भी होते रहे और आप सबका कमेंट देख करके मुझे और ज़्यादा मोटिवेशन मिला। तो आज भी आप लोग लगातार इसी तरह से कमेंट करते रहिए ताकि आप लोगों को देख करके मुझे ऊर्जा मिलते रहे। दोस्तों अगला जो लाइनर है वो है MS वर्ड के अंतर्गत ओपन का शॉर्टकट की क्या होता है। जी हाँ दोस्तों, ओपन का शॉर्टकट की पूछा गया है। तो MS वर्ड में ओपन का शॉर्टकट तो एक सबसे फेमस है जो सब लोग जानते हैं, और वो कंट्रोल O है। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसा शॉर्टकट बताऊंगा जिसको जानने के बाद आप कहोगे कि यार ये तो मुझे नहीं पता था। दोस्तों कंट्रोल के साथ यदि आप F12 करते हो, कंट्रोल के साथ यदि आप F12 बटन प्रेस करते हैं तो भी आप बड़े आसानी के साथ ओपन का डायलॉग बॉक्स खोल सकते हैं। तो दोनों में से कोई भी आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं। इसके अलावा पेज मेकर में प्लेस का शॉर्टकट की पूछा गया है। प्लेस टूल जो है आपको पेज मेकर के अंतर्गत मिल जाता है हो फाइल मेन्यू में। मैं आपको सीधे दिखा देता हूँ, पेज मेकर यहाँ ओपन है और फाइल मेन्यू पे आप टैप करेंगे तो आपको प्लेस नाम का एक ऑप्शन मिलेगा और इसका शॉर्टकट कंट्रोल के साथ D होता है। तो आप कंट्रोल D यहाँ पर फिल कर देंगे। इसके अलावा यहाँ पर अपर की बात हो रही है। दोस्तों अपर केस जो है लिखावट को कैपिटल लेटर में कर देता है, यानी कि जो कुछ भी लिखे रहेंगे आप सभी को अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में कर देगा। इसलिए यहाँ पर जो ये लिखा गया है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसका परिणाम पूरी तरह से सभी को कैपिटल लेटर में कर देगा। और ये जो लिखा हुआ है बस इसको आप पूरी तरह से कैपिटल लेटर में लिख करके यहाँ से फिल कर सकते हैं। दोस्तों अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट लाइनर पे, यानी नेक्स्ट फिल इन ब्लैंक को फिल करने के लिए। और यहाँ पर देखिए दिया हुआ है CRT का फुल फॉर्म। दोस्तों CRT भी एक प्रकार का मॉनिटर है और इसका पूरा नाम होता है कैथोड रे ट्यूब। जी हाँ दोस्तों, कैथोड रे ट्यूब के नाम से CRT को जाना जाता है। तो यहाँ पर आपको फिल कर देना है कैथोड रे ट्यूब। दोस्तों अगला जो यहाँ पर दिया हुआ है फिल इन द ब्लैंक, वो है मीड फंक्शन से रिलेटेड, एक्सेल से रिलेटेड यहाँ पर दूसरा आपको प्रश्न देखने को मिल रहा है। और दोस्तों यहाँ पर मीड की बात हो रही है। मीड का मतलब मिडिल है और यहाँ पर एक कंप्यूटर शब्द लिखा है जिसपे 3 और 2 के, यानी कि 3 पॉइंट से स्टार्ट करना है और वहाँ से 2 तक लेके जाना है। दोस्तों मीड फंक्शन कैसे काम करता है, जैसे देखिए जो पहला संख्या लिखा होगा ये स्टार्टिंग पॉइंट होगा, जैसे COMPUTER में तीसरा होगा COM, यानी M से स्टार्ट करना है और इसको 2 तक यानी 2 तक ले जाना है। तो M पहला होगा और इसके बाद दूसरे पर P हो जाएगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा MP। तो अगर आप यहाँ पर यही 4 लिखा होता तो P से स्टार्ट होता और इसके बाद अगर 3 लिखा होता तो PUT हो जाता, पुट हो जाता। तो दोस्तों मीड फंक्शन स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर एंडिंग पॉइंट तक के डेटा को आउटपुट करता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर यहाँ पर MP हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेज मेकर में क्रॉप टूल का शॉर्टकट की क्या होता है। दोस्तों क्रॉप टूल की बात हो रही है। हम आपको पेज मेकर में क्रॉप टूल को दिखा देते हैं और यहाँ पर आपको सभी के शॉर्टकट भी बता देते हैं। दोस्तों यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे
टूल बॉक्स के अंतर्गत कुल 14 टूल्स बने हुए हैं। दोस्तों इस टूल बॉक्स का भी मैंने एक बहुत ही शानदार सा वीडियो बना रखा है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं आपको ज़रूर रिकमेंड करूंगा कि अगर आप पेजमेकर चलाने में बहुत ज़्यादा शौकीन है और पेजमेकर को चलाना चाहते हैं तो वो वीडियो आपको ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि जितना अच्छे से टूल बॉक्स का मैंने वीडियो बनाया है शायद ही वैसा वीडियो आपको पेजमेकर का पूरे YouTube पर देखने को मिले। तो दोस्तों यहाँ पर जो लेफ्ट साइड के जितने भी टूल हैं, पहले वाले पॉइंटर टूल का शॉर्टकट F9 होता है। इसके अलावा शिफ्ट F2, शिफ्ट F3, शिफ्ट F4, शिफ्ट F5, शिफ्ट F6 और शिफ्ट F7 होता है। ये लेफ्ट साइड के शॉर्टकट हैं। जबकि राइट साइड का शॉर्टकट अल्ट शिफ्ट F1, अल्ट शिफ्ट F2, अल्ट शिफ्ट F3 इस तरह से करते हुए अल्ट शिफ्ट F7 तक इधर राइट साइड के शॉर्टकट हैं। और आपसे पूछा गया है क्रॉप का, तो इसका शॉर्टकट हो जाएगा अल्ट शिफ्ट F2। तो ये जो है बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर फिल कर देना है अल्ट शिफ्ट F2 क्रॉप का शॉर्टकट। स्टार्ट मेनू का शॉर्टकट पूछा गया है, तो दोस्तों वो होता है कंट्रोल के साथ स्केप बटन। दोस्तों कीबोर्ड में आप चाहें तो विंडो बटन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो कंट्रोल स्केप करके भी स्टार्ट मेन्यू को ओपन कर सकते हैं। और सबसे अंतिम यहाँ पर जो फिल इन द ब्लैंक दिया है वो है पावर पॉइंट में स्लाइड शो से बाहर निकलने का शॉर्टकट की। तो दोस्तों स्लाइड शो से अगर आप बाहर निकलना चाहते हैं तो कीबोर्ड में आपको स्केप बटन इस्तेमाल करना होगा, जिससे आप आसानी से स्लाइड शो से बाहर निकल सकते हैं। दोस्तों आज का जो ये पूरा का पूरा मॉडल पेपर है, आप देख पा रहे होंगे कि इसमें स्पेशली ज़्यादातर लाइनर आपको देखने को मिल रहा है और ज़्यादातर आपसे शॉर्टकट्स वगैरह पूछे गए। तो दोस्तों शॉर्टकट्स जो है बहुत बार पूछे जाते हैं परीक्षाओं में, और शॉर्टकट का ज़माना दोस्तों है। दोस्तों आपको बता दें कि अगर आप कोई काम बहुत जल्दी से करना चाहते हैं तो आपको शॉर्टकट्स की जानकारी होनी चाहिए, ताकि आप बार बार उन शॉर्टकट्स का इस्तेमाल करके और आसानी से अपना काम कर सकें। तो आप सभी लोग पहले कमेंट करके बताइए कि अब तक के इन 40 प्रश्नों में से कितना आप लोगों ने राइट आंसर कर लिया है। आज जितने भी लोग इस सेशन के साथ जुड़े हुए हैं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से हमको ऊर्जा देते रहिए। मैं आगे के दिनों में भी लगातार आप सबके लिए इसी तरह का एडीसीए और डीसीए का मॉडल पेपर बनाता रहूंगा, जब तक कि आपकी परीक्षा ना हो जाए। और बहुत ही जल्द मैं आप लोगों के लिए CCC के लिए भी लगातार मैराथन क्लास चलाने वाला हूं। तो बिल्कुल आप सभी लोग तैयार रहिएगा, हमारे इस चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। आप सभी का सपोर्ट मुझे लगातार मिलता रहे, मैं आप लोगों के लिए लगातार मेहनत करता रहूंगा। अब चलते हैं नेक्स्ट यानी सेकेंड पार्ट पे। दोस्तों कल कुछ बच्चे जो है थोड़ा सा इस पे कंफ्यूज थे, आज मैं फिर उनको बता दूं कि जो सेकंड पार्ट है यह एक बहुत स्पेशल पार्ट है, और इस पार्ट के अंतर्गत आपको जो है कुल 5 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। दोस्तों मैं यहाँ पर जूमिंग कम करके और सीधे मैं आपको पूरा का पूरा प्रश्न ही दिखा देता हूँ पहले, और उसके बाद फिर आपको समझा लेता हूँ ताकि आप आसानी से समझ सकें। दोस्तों यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि सेकंड पार्ट के अंतर्गत आपको क्वेश्चन नंबर 5 मिल रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 मिल रहा है, इसके अलावा 7 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन और 9 क्वेश्चन, यानी कि 1, 2, 3, 4 और 5, ये कुल टोटल 5 प्रश्न आपको देखने को मिल रहे हैं। और इनमें पांचों में हर एक प्रश्न के अंदर भी 4-4 प्रश्न हैं, और करना इसमें से केवल आपको 4 को है। यानी कि अगर आप 5वां क्वेश्चन कर रहे हो तो पूरे के पूरे प्रश्न करने होंगे, 6वां प्रश्न कर रहे हो तो पूरे प्रश्न करने होंगे, आप 7वां मान लीजिए कि छोड़ देते हैं तो फिर 8वां और 9वां प्रश्न भी आपको कंप्लीट करना होगा। यानी किसी एक प्रश्न को आप पूरी तरह से छोड़ दीजिए, चाहे वो जो भी प्रश्न हो, लेकिन एक छोड़ देते हैं तो बचे हुए उन चारों प्रश्नों को 100% आपको कंपलसरी करना होगा। इन केस मान लेते हैं कि किसी एक प्रश्न में, जैसे क्वेश्चन नंबर 5 में आपको 3 प्रश्न बहुत अच्छे से आ रहा है, एक आपको सही से क्लियर नहीं हो पा रहा है, और क्वेश्चन नंबर 6 में आपको 2 प्रश्न अच्छे से आ रहा है और 2 आप सही से क्लियर नहीं हो, तो ऐसी केस में जो सबसे ज्यादा आप जानते हो उसको कंप्लीट कर लो। एक प्रश्न जो आपका थोड़ा सा कंफ्यूज वाला है उसको आप दिमाग पे प्रेशर लगा करके भी लिख सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि 5 प्रश्नों में से केवल आपको 4 करना है, और जो भी प्रश्न आपको करना है उसके अंदर आने वाले सभी प्रश्नों को आपको सॉल्व करना है। तो आई होप कि आज आप लोगों का डाउट जो है वो पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए आज सेकंड पार्ट में कैसे प्रश्न आएंगे इन पर हम लोग इनको डिस्कस कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं, और उसके बाद से आप लोग अपना आंसर आराम से करते रहिएगा।
दोस्तों पांचवा जो प्रश्न है इसमें सबसे पहले कंप्यूटर की मेमोरी की बात हो रही है। कंप्यूटर मेमोरी क्या है, इसे कितने भागों में विभक्त किया गया है, सचित्र स्पष्ट करें। तो दोस्तों कंप्यूटर की मेमोरी का एक बहुत बेहतरीन डायग्राम आप बना दीजिएगा, उसको प्राइमरी सेकेंडरी पार्ट में बांट दीजिएगा और उसके अंदर जितने भी आते हैं उन सभी को आप डायग्राम के थ्रू समझा सकते हैं। इसके अलावा सेकेंड जो क्वेश्चन है वो है स्कैनडिक्स कमांड क्या है, डॉस के अंतर्गत प्रयोग किए जाने वाले किन्हीं 5 फाइल कमांड का कार्य आप स्पष्ट करें। तो दोस्तों आप स्कैनडिक्स कमांड को लिख सकते हैं और फाइल से रिलेटेड जो मेक द फाइल, व्यू द फाइल, रीनेम द फाइल इत्यादि कमांड्स हैं उनके 5 कमांड को यहां पर आप एक्सप्लेन करेंगे। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप चलें तो ये जो प्रश्न है वो है वेब ब्राउजर से रिलेटेड। वेब ब्राउजर क्या है, इंटरनेट के अंतर्गत प्रयोग किए जाने वाले 5 वेब ब्राउजरों का आपको कार्य स्पष्ट करना है। तो दोस्तों वेब ब्राउज़र जब मैंने आप लोगों को पढ़ाया था तो बताया था कि वेब ब्राउज़र एक तरह के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं जो इंटरनेट पर हमारी हेल्प करते हैं और गूगल का क्रोम हो गया, मोजिला फायरफॉक्स हो गया, एप्पल का सफारी हो गया, ओपेरा मिनी हो गया और चाइना का एक बहुत फेमस ब्राउज़र है यूसी ब्राउज़र। तो इस तरह से आप अलग अलग ब्राउज़रों के बारे में एक्सप्लेन कर सकते हैं। दोस्तों इसके अलावा यहाँ पर आपको लास्ट में मिल रहा है विंडोज़ को अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करने के लिए सिस्टम की ज़रूरतें क्या होती हैं, यानी क्या क्या आपके पास होगा तो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम को आप आसानी से अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर सकते हैं। दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं और वो है क्वेश्चन नंबर 6 का। आप देखिए दिया है ओरिएंटेशन के बारे में। ओरिएंटेशन कितने प्रकार का होता है, इसका प्रयोग क्यों किया जाता है एवं यह किस टैब के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों इसका पूरा विवरण जो है आप आसानी से दे सकते हैं। ओरिएंटेशन क्या है, क्यों यूज़ करते हैं, किस टैब में होता है, ये पूरा का पूरा आप ओरिएंटेशन लिख सकते हैं। मैं अगर बता दूं तो ओरिएंटेशन 2 होते हैं, एक होता है पोर्ट्रेट और एक होता है लैंडस्केप, जो पेज को प्रेजेंट करता है। अभी जो जिस फॉर्मेट में मैं आपको पेज दिखा रहा हूँ ये पोर्ट्रेट होता है। पोर्ट्रेट में लंबाई ज़्यादा होती है और लैंडस्केप में चौड़ाई ज़्यादा होती है। रिसर्च का प्रयोग क्यों किया जाता है और एवं यह किस टैब के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों अभी हम एमएस वर्ड में हैं, मैं आपको यहाँ पर दिखा सकता हूँ। रिव्यू टैब के अंतर्गत जब हम लोग जाते हैं तो यहाँ पर आपको प्रूफिंग नाम का एक ग्रुप मिलता है और यहाँ आपको रिसर्च ऑप्शन मिलता है जो रिसर्च का आपको एक टास्क पेन ओपन करके दे देता है। दोस्तों आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ रिसर्च का एक टास्क पेन आ गया है जिससे किसी भी शब्द के बारे में आप सर्च करके और इस माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की डिक्शनरी से उसके बारे में फैक्ट ढूंढ सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आप इजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं। दोस्तों इसके बाद से दिया हुआ है प्रिंट एरिया क्या है और किसी स्प्रेडशीट में इसका प्रयोग क्यों करते हैं। तो दोस्तों स्प्रेडशीट प्रोग्राम एमएस एक्सेल में जब कोई एरिया आप डिसाइड करते हैं तो पेज लेआउट के अंतर्गत आप आकर के और उसका प्रिंट एरिया सेट करते हैं। जब प्रिंट एरिया जितना आप सेट किए रहते हैं वही एरिया पेज के रूप में बदलता है और फिर उसको आप चाहें तो आसानी से प्रिंटर द्वारा पेपर पर छापने का काम कर सकते हैं। तो आप यहाँ लिख सकते हैं कि पेज लेआउट टैब एमएस एक्सेल के अंतर्गत जो पेज सेटअप ग्रुप है उसमें प्रिंट एरिया मिलता है जहाँ पर आप पेज को डिसाइड करके और आसानी के साथ पेपर पर प्रिंट आउट करने का काम कर सकते हैं। दोस्तों अगला जो हमारा प्रश्न है वो बहुत ही स्पेशल है और वो है एमएस एक्सेल में। एमएस एक्सेल में इफ़ की सहायता से ग्रेड सिस्टम की तालिका आपको बनानी है कि कैसे आप इफ़ फंक्शन का इस्तेमाल करके ग्रेड निकालेंगे, ए बी सी डी इत्यादि ग्रेड आप कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पर आपको पूरी तालिका बनानी होगी, आपके पास पेंसिल स्केल वगैरह होना चाहिए। दोस्तों अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ और वो है OLE ऑब्जेक्ट से रिलेटेड। जी हाँ दोस्तों, OLE ऑब्जेक्ट डाटा से आप क्या समझते हैं, एमएस एक्सेस में इसका प्रयोग कैसे होता है। दोस्तों OLE यानी ऑब्जेक्ट लिंकिंग एम्बेडिंग होता है। ऑब्जेक्ट लिंकिंग एम्बेडिंग डाटा के अंतर्गत हम किसी तरह का फैक्ट, इमेज वगैरह जोड़ने का काम करते हैं और एमएस एक्सेस में ये बहुत ही स्पेशल डाटा होता है और यहाँ से हम लोग कोई भी इमेज वगैरह जोड़ने का काम अपने टेबल के अंतर्गत कर सकते हैं। इसके अलावा देखें तो यहाँ पर पावर पॉइंट में व्यू बटन की बात हो रही है। दोस्तों पावर पॉइंट के अंतर्गत व्यू बटन की बात हो रही है कि व्यू बटन का प्रयोग क्यों किया जाता है, सभी को स्पष्ट करें। तो दोस्तों पावर पॉइंट में मुख्य रूप से 5 व्यू होते हैं, नॉर्मल व्यू, आउटलाइन व्यू, इसके अलावा स्लाइड व्यू, स्लाइड शॉर्टर व्यू और स्लाइड शो व्यू होता है। तो दोस्तों आप चाहें तो उनको एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसके अलावा रिहर्स टाइमिंग नाम का आपको फीचर मिलता है जहां पर आप जो है अपने स्लाइड के लिए एनिमेशन और स्लाइड के आने जाने की टाइमिंग को भी सेट कर सकते हैं। ये पावर पॉइंट के अंतर्गत आपको देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं तो ये भी एमएस एक्सेस से है।
RDBMS की आवश्यकता क्यों पड़ती है, यह किसी यूजर के लिए किस प्रकार से फायदेमंद है। दोस्तों कल वाले जो मॉडल पेपर में हमने इस प्रश्न को दिया था, आरडीबीएमएस एक बड़ा स्पेशल टॉपिक है जो रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से है, यानी कि डाटा का रिलेशन होना बहुत ही आवश्यक है। दोस्तों क्वायरी के साथ आप टेबल, फॉर्म और रिपोर्ट का रिलेशन बना सकते हैं। क्वायरी के साथ आप टेबल का, क्वायरी के साथ आप फॉर्म का, या क्वायरी के साथ आप रिपोर्ट का रिलेशन आसानी से बना सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और वो है एडोब पेजमेकर से रिलेटेड। एडोब पेजमेकर के अंतर्गत टेक्स्ट रैप का यूज क्यों किया जाता है। दोस्तों टेक्स्ट रैप की यहां पे बात हो रही है, क्यों यूज करते हैं। तो दोस्तों पेजमेकर में टेक्स्ट की शेडिंग वगैरह करने का ये फीचर आप बड़े आसानी के साथ लिख सकते हैं। दोस्तों कोरल ड्रा से एक प्रश्न आपको मिल रहा है, कोरल ड्रा में स्टैंडर्ड टूल बार का प्रयोग क्यों किया जाता है, और इसके अंतर्गत आने वाले टूल्स का नाम लिखिए। दोस्तों स्टैंडर्ड टूल बार आपको देखने को मिल जाता है, इसके अलावा फॉर्मेटिंग टूल बार मिलता है, और जब भी कोई आप टूल इस्तेमाल करते हैं तो आपको एक प्रॉपर्टी टूल बार भी मिल जाता है। तो दोस्तों यहां पर इजीली तरीके से आप इनको एक्सप्लेन कर सकते हैं। स्टैंडर्ड टूल बार पर आपको न्यू, ओपन, सेव, सेव एज इत्यादि बहुत सारे टूल्स देखने के लिए मिल जाते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और वो है पेजमेकर में डॉक्यूमेंट सेटअप का प्रयोग क्यों किया जाता है, इसके अंतर्गत आने वाले किन्हीं 5 ऑप्शन का नाम एवं कार्य स्पष्ट करें। दोस्तों डॉक्यूमेंट सेटअप में आपको दिखा देता हूं ताकि इजीली आप समझ सकें। जब आप फाइल मेन्यू में आते हैं पेजमेकर के अंतर्गत तो डॉक्यूमेंट सेटअप आपको मिलता है, शिफ्ट कंट्रोल पी इसका शॉर्टकट है। जैसे ही डॉक्यूमेंट सेटअप पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने डॉक्यूमेंट सेटअप का डायलॉग बॉक्स आता है, जहां से पेपर का साइज, उसका डायमेंशन, उसका ओरिएंटेशन, डबल साइडेड रखना है कि फेसिंग पेज रखना है, पेज का नंबरिंग कहाँ से रखना है, मार्जिन कितना सेट करना है, इसके अलावा रेजोल्यूशन कितना सेट होना चाहिए, और कौन सा प्रिंटर हम इस्तेमाल कर रहे हैं, ये सारा कुछ जो है यहाँ पर आप सेट करते हैं। तो इसमें से किसी भी 5 ऑप्शन को आप इजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसके अलावा आप लोग आगे चलते हैं तो यहाँ पर जो है आप देखेंगे कि आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है पेजमेकर के बाद बिजनेस डॉक्यूमेंट का। जी हाँ दोस्तों, बिजनेस डॉक्यूमेंट का प्रयोग किसी व्यापार का व्यापारी क्यों करता है, इसमें आने वाले भागों को स्पष्ट करें। बिजनेस डॉक्यूमेंट क्या होता है, किसी बिजनेस में जो भी डॉक्यूमेंट इस्तेमाल किए जाते हैं, चाहे वो कैश मेमो हो, डिपॉजिट एंड विड्रॉल स्लिप हो, चेक हो, ये सभी बिजनेस डॉक्यूमेंट की कैटेगरी में आते हैं। क्रेडिट नोट हुआ, डेबिट नोट हुआ, ये सब के सब जो है वो बिजनेस डॉक्यूमेंट की कैटेगरी में आते हैं, और आप इनके बारे में कुछ डेटा जो है एक्सप्लेन कर सकते हैं। दोस्तों अब सबसे अंत में सबसे अंतिम प्रश्न पे हम चलते हैं, वह है रूल्स ऑफ अकाउंटिंग कितने प्रकार के होते हैं, स्पष्ट करें। बहुत इंपॉर्टेंट, मेरी तरफ से रिकमेंड किया जाने वाला ये क्वेश्चन सबसे खास प्रश्न है। रूल्स ऑफ अकाउंटिंग, डेबिट व्हाट्स कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा अकाउंटिंग के अंतर्गत, और ये रूल्स आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। इसके अलावा बैलेंस शीट क्या होता है और इसे कितने भागों में बांटा गया है। दोस्तों टैली जब आप लोगों ने यूज़ किया होगा तो वहाँ पर बैलेंस शीट आपको देखने को मिला होगा, और आप बड़े आसानी के साथ उसको यूज़ किए होंगे। तो बैलेंस शीट क्या होता है, इसे कितने भागों में बांटा गया है, इससे आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसके अलावा भारत में जो नवीन कर प्रणाली है यानी जीएसटी है, इससे आप क्या समझते हैं, इसके दर को कितने भागों में बांटा गया है, इनको एक्सप्लेन करना है। तो दोस्तों जीएसटी को अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, उनके प्रत्येक दरों को आप एक्सप्लेन करेंगे, 0%, 5%, 12%, 18% और 28%, ये 4 तरह के उसमें दर हैं, और इनको आप अच्छे से एक्सप्लेन कर लेंगे। और सबसे लास्ट जो इसका क्वेश्चन है वो है गेटवे ऑफ टैली क्या है और इसके द्वारा टैली में क्या कार्य किया जाता है, स्पष्ट करें। तो दोस्तों जब भी हम लोग टैली सॉफ्टवेयर को ओपन करते हैं तो आपको गेटवे ऑफ टैली देखने को मिलता है, और वो कैसे काम करता है, उसमें कितने भाग होते हैं, कहाँ क्या क्या होता है, इनको आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो दोस्तों जो अंतिम प्रश्न है वो टोटली यहाँ पर जो है अकाउंटिंग और टैली से रिलेटेड है। अगर आपका अकाउंटिंग टैली पोर्शन बहुत ही खास है तो ये प्रश्न आपको ज़रूर करना चाहिए, और इसके सभी प्रश्न बहुत ही ज़्यादा यूनिक हैं। तो दोस्तों जितने भी लोग इस सेशन को यहाँ तक देखते हुए आ चुके हैं, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों इसी तरीके का मोटिवेशन हमें ज़रूरत है, आप लोग मुझे मोटिवेट करते रहिए, इसी तरह से लगातार हमारे इस चैनल पर बने रहिए, और इसी तरह से मुझे सपोर्ट करते रहिए, अपना कमेंट करते रहिए, ताकि मैं आप सभी के लिए लगातार वीडियोज़ और इस तरह के क्लासेस चला सकूँ।
आप सभी का कमेंट पढ़ के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आप ऐसा मत सोचिएगा कि मैं आपका नाम नहीं ले रहा हूं। दोस्तों, नाम लेने करके समय बिताने से बहुत अच्छा है कि कम ही समय में बहुत ज़्यादा पढ़ाई कर ली जाए, क्योंकि आप सबकी परीक्षाएं बिल्कुल नज़दीक आ चुकी हैं और आप जो है अपने एग्ज़ाम की अच्छे से अच्छे तैयारी कर सके। थोड़ा सा नेटवर्क की वजह से कुछ इशू होता है, थोड़ा सा डिले हो जाता है, लेकिन आप लोग बिल्कुल पेशेंस रखें। मैं वादा करता हूं कि मैं लगातार आप लोगों के साथ रहूंगा और आप लोगों की तैयारी को बहुत ही ज़्यादा अच्छा कर दूंगा। तो जितने भी लोग इस सेशन को यहाँ तक देखते हुए आ चुके हैं, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी अपने तैयारी को और ज़्यादा बेस्ट करें और ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों ने कितना राइट आंसर किया है। और कमेंट करते समय थोड़े से शब्दों की मर्यादा का भी ध्यान रखिएगा ताकि किसी को आघात ना पहुंचे। तो मिलते हैं अगले कुछ स्पेशल क्लास में, अगले कुछ लाइनर क्लास में या फिर मल्टीपल चॉइस के क्लास में। तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ध्यान रखें। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड नाइट, जय हिंद।